हेलो दोस्तों, घटनासार सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और यह राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट सेकंड होने वाला है। ओके, आज हम एक इनोवेशन करते हैं कि जैसे हमने 5 से 7 पेज पिछले वीडियो में कवर किए थे राष्ट्रीय घटनाक्रम के, उसके मैं 7 क्वेश्चन बना के लाया हूँ आपके लिए और देखते हैं कि कितना सही करते हैं और आपका जितना सही क्वेश्चन होगा वो कमेंट करके बताइएगा और जितना गलत होगा वो कमेंट करके बताइएगा। ओके, कितने सही कितने गलत है वो दोनों कमेंट करके बताएंगे आप लोग और 1/3 की माइनस मार्किंग के हिसाब से आपके कितने सही हो रहे हैं वो मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। ओके, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन ये रहा। शांति बिल 2025 इज रिलेटेड टू, मतलब शांति बिल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है महिला सशक्तिकरण से, दूसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा से, तीसरा ऑप्शन है दिव्यांग जनों से और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक परिवहन से। ओके, इसके आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक पेपर में आप अपने आंसर लिख लीजिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपका, रण संवाद 2026 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, ऑप्शंस हैं जैसलमेर, उत्तराखंड, बेंगलुरु और नन ऑफ एबव। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार शेड्यूल कास्ट का दर्जा किन या किस धर्मों तक सीमित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ईसाई और सिख धर्म। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 2 और 5 और ऑल ऑफ एबव। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप अपने आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, जब मैं आंसर बताऊंगा आपको आप उससे मिलान कर लीजिएगा। ओके, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी दी गई है, कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है परियोजना की लागत 18,662 करोड़ रुपए थी और दूसरा कथन कह रहा है यह नया मार्ग गोहपुर को नुमालीगढ़ से जोड़ेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर से घटकर कितनी हो जाएगी? केवल 34 किलोमीटर रह जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक कथन सही है, दोनों कथन सही हैं, केवल 2 कथन सही है, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। जग विक्रम, जग लाड़की, ग्रीन सानवी क्या है ये किनके नाम है? ओके, आपके ऑप्शंस है जहाज, पनडुब्बी, ये युद्धपोत हैं, इनमें से कोई नहीं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स कह रहा है दमयंती और हंस, सीता हरण किस चित्रकार की उकेरी गई कृतियां हैं? राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, अबिंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, रायसीना डायलॉग का फर्स्ट आयोजन कब हुआ था और हाल में आयोजित हुए इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? आपके ऑप्शंस हैं 2016 कीर स्टारमर, 2010 अलेक्जेंडर स्टप, 2016 अलेक्जेंडर स्टप, 2010 कीर स्टारमर। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। ओके, एक बार क्वेश्चन आपको सभी में दिखा दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और पांचवा। ओके, एंड सिक्स्थ ये है, सेवेंथ ये है। ओके, इसके आंसर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, लेक्चर के जस्ट बाद आपको मैं आंसर बता दूंगा। देखते हैं घटना चक्र का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ तक हो गया था। हाँ, यहाँ तक हो गया था 11वां रायसीना संवाद। ओके, संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति इस वर्ष का इस सम्मेलन की थीम रही है। ठीक है, ओके, देखते हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टप भारत आए थे 4 से 7 मार्च 2026 के बीच। ओके, देख लेते हैं द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है किसने? भारत और फ्रांस। नो, सॉरी, फ्रांस नहीं, फिनलैंड। भारत और फिनलैंड। ओके, फिनलैंड के ही तो
राष्ट्रपतियां हैं। ओके, देखते हैं। भारत व यूरोपीय संघ के बीच 27 जनवरी 2026 को संपन्न स्वतंत्र व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसके लाभकारी अवसरों को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। ओके, भारत फिनलैंड द्विपक्षीय संबंधों को डिजिटलीकरण व स्थिरता में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में सहमति दोनों पक्षों में रही है। ओके, इतना बहुत है इसके लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में केवल इतना याद रखिएगा, टेली डेंसिटी है क्या। ठीक है, टेली डेंसिटी प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन की कनेक्शनों की संख्या इंडिकेट करती है। ओके, टेली डेंसिटी। ओके, ट्राई ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इतना याद कर लीजिएगा, बहुत है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सबसे कम टेली डेंसिटी 61.88% बिहार की रही है, और फिर उसके बाद 69.74 बिहार के बाद सबसे कम उत्तर प्रदेश की रही है और मध्य प्रदेश की। ठीक है, सबसे कम टेली डेंसिटी ये याद कर लीजिएगा, बिहार की रही है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की, और सर्वाधिक टेली डेंसिटी 359.50% दिल्ली की रही है। सबसे कम बिहार की, सबसे ज़्यादा दिल्ली की। ओके, बस इतना ही याद रखिएगा। मून-60 परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में आपको पूछ ली जाएगी एग्जाम में। ठीक है, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान आईएसएससी और प्रतीक्षा ट्रस्ट ने मिलकर मून शॉट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सहारा देने वाले उन्नत ब्रेन को प्रोसेसर विकसित करना। ओके, ये याद रखिएगा, उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सहारा देने वाले उन्नत ब्रेन को प्रोसेसर विकसित करना। ओके, यह तकनीक विशेष रूप से उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो स्ट्रोक या अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण खो चुके हैं। ओके, यह केस समझिएगा, जैसे पैरालाइज पैरालाइज वाला केस होता है। ओके, ठीक है, देखते हैं। यह ब्रेन को यह ब्रेन को प्रोसेसर साधारण उपकरणों से अलग है, क्योंकि यह द्विदिशीय, ये याद रखिएगा, द्विदिशीय या बाय डायरेक्शनल तरीके से काम करता है। इसका मतलब है कि ये न केवल मस्तिष्क से निकलने वाले संकेतों को पढ़ते और समझते हैं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से उन्हें संसाधित करके वापस मस्तिष्क तक भेजते हैं। ओके, जैसा हमारा माइंड काम करता है, ठीक है, वैसा ही ये द्विदिशीय बाय डायरेक्शनल तरीके से काम करेगा, ये याद रखिएगा। इस परियोजना में नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन निप्स तकनीक तकनीक पर भी जोर दिया गया है। इसमें सिर की त्वचा पर इलेक्ट्रोड चुंबकीय तरंगों का यूज करके बिना किसी चीर-फाड़ के मस्तिष्क की गतिविधियों को कंट्रोल किया जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइंस एंड टेक से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी ने 8 अप्रैल 2026 को बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, भारत में बात करें तो गुजरात राज्य शीर्ष पर है, देन राजस्थान, देन तमिलनाडु है, याद रखिएगा। जोशी ने कहा है कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 55.3 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल की है। वृद्धि है ये याद रखिएगा। ओके, गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल की है। अब तक की सबसे अधिक हिस्सेदारी यह प्राप्त कर चुका है। ओके, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल 283.46 गीगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है अभी तक टोटल। ओके, ये याद रखिएगा। बुसेल क्या है? बुसेल एक मापन है, मापक मापक है। ओके, जैसे न्यूटन एक मापक है। ओके, यह मापने का एक तरीका है। ओके, बुसेल याद रखिएगा। सीओपी कॉप
COP26 में प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के अनुरूप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। ठीक है, ये पंचामृत आपने लक्ष्य याद रखे होंगे। 5 लक्ष्य थे, उसमें से एक ये भी था। ओके, अब देख लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता। देश दिए गए हैं, कौन सा शीर्ष पे है, अभी मैंने बताया चाइना शीर्ष पे है, सेकंड नंबर पे अमेरिका है और भारत है। भारत ब्राजील को पछाड़कर तीसरे नंबर पे आ गया है। थर्ड नंबर पे कौन है? भारत है। ओके, 2025-26 में गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई है, जो किसी भी वर्ष में हुई सबसे अधिक वृद्धि है। कथन कारक में आपसे पूछ लेगा। ओके, सौर ऊर्जा से प्राप्त वितरित नवीकरणीय ऊर्जा इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो 2025-26 के दौरान 44.61 गीगावाट में से 16.3 गीगावाट का योगदान देती है। ये गीगावाट मत याद करिएगा, कोई मतलब नहीं है जबरदस्ती का प्रेशर लेने से। ओके, पीएम कुसुम के तहत 7.6 गीगावाट और रूफ टावर सौर ऊर्जा से 8.7 गीगावाट शामिल है। पीएम कुसुम योजना देख लेते हैं। पीएम कुसुम योजना की अगर स्टार्टिंग देखी जाए तो 8 मार्च 2019 को आती है। कब तक के लिए? 2024 तक के लिए। इसका विस्तार भी किया गया है 2027 मार्च तक के लिए। ओके, ये याद रखिएगा एक बार। पीएम कुसुम, पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म ये है इसका, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाना। इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाना। ओके, पीएम कुसुम के 3 घटक हैं: सौर ऊर्जा संयंत्र, स्टैंड अलोन सोलर पंप और ग्रिड 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 पंपों का सौरीकरण। ओके, ये याद रखिएगा। सौर ऊर्जा में शीर्ष राज्य कौन है? राजस्थान, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र। नवीकरणीय ऊर्जा में अभी मैंने बताया भारत में गुजरात है शीर्ष पे, देन राजस्थान है, देन तमिलनाडु। ओके, अभी ऊपर जस्ट बताए हैं मैंने। देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल, भारत ने स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग कर 1000 किलोमीटर लंबे क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, भारत ने क्वांटम तकनीकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 1000 किलोमीटर लंबा क्वांटम संचार नेटवर्क सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। ओके, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 2 वर्ष पूर्व ही यह प्राप्त कर ली गई है। ओके, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है। इस मिशन के लिए कुल कितना खर्च? 6003 करोड़ रुपए। बेसिकली 6000 याद रखिएगा, 6000 करोड़ रुपए इसके लिए, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए। ओके, बजट निर्धारित किया गया है और 2023-24 से 2030-31 तक के लिए। ओके, ये याद रखिएगा, लगभग 7 वर्षों के लिए है ये मिशन। ओके, इसका उद्देश्य देश में क्वांटम तकनीकों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना, जिसमें रिसर्च हो सके, इनोवेशन हो सके और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए। यह मिशन प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद की प्रमुख पहलों में से एक है। ओके, इतना याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, वहां पे ऑप्शन आएंगे तो मान लेंगे आप लोग। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के 4 मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग का नेतृत्व कौन कर रहा है? आईआईएसएससी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर रहा है। क्वांटम संचार का नेतृत्व कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास। ओके, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स नई दिल्ली के साथ मिलकर, ये याद रखिएगा। ये अलग से एक टेबल बना लीजिएगा आप लोग। क्वांटम कंप्यूटिंग का नेतृत्व आईआईएससी बेंगलुरु कर रहा है। क्वांटम संचार का नेतृत्व आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स नई दिल्ली के साथ मिलकर कर रहा है। ओके, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी का नेतृत्व कौन कर रहा है? आईआईटी बॉम्बे। एक टेबल बना लीजिएगा, सुमेलित करने के लिए आएगा। क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस का समन्वय आईआईटी दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। ये 4 प्रमुख क्षेत्र रहेंगे। देखें, 1000 किलोमीटर लंबा क्वांटम संचार नेटवर्क भारत की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
क्वांटम संचार क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है जो डेटा को अत्यधिक सुरक्षित बनाता है और इसे हैक करना लगभग असंभव बनाता है। ओके, इसका उपयोग रक्षा, बैंकिंग, साइबर सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। यह उपलब्धि भविष्य में सुरक्षित डिजिटल ढांचे के निर्माण में भी मदद करेगी, हेल्पफुल रहेगी। ओके, ये कथन कारक में पूछे जाएंगे। ये सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, ये पूछा जाएगा। इसकी टेबल जरूर बना लीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। 2025-26 वित्त वर्ष के दौरान भारत का रक्षा निर्यात अब तक सर्वाधिक दर्ज किया गया है और इस दौरान निर्यात कितना किया गया है? 38,424 करोड़ का। ये याद रखिएगा डेटा, 38,424 करोड़, क्योंकि ये रिकॉर्ड है। ओके, डिफेंस एक्सपोर्ट का ये रिकॉर्ड है। देखते हैं और भारत मिसाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। कई देश ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के इच्छुक हैं। अभी हाल ही में फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बेची है और इंडोनेशिया ने भारत से इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का समझौता कर लिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल में बेची है और इंडोनेशिया ने इसी मिसाइल के लिए समझौता किया है। ओके, देखते हैं। भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण वर्तमान में निर्यात कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है दोस्तों। चंबल अभ्यारण्य के 732 हेक्टेयर क्षेत्र को राजस्थान सरकार के अलग करने का निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगाई है। ठीक है, शीर्ष कोर्ट ने कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है, राज्य का निर्णय खनन को सुविधाजनक बनाने वाला है। खनन माफिया को डकैत करार देते हुए पीठ ने कहा है कि राजस्थान में खनन माफिया द्वारा उप विभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम और पुलिस कर्मियों सहित कई सरकारी अधिकारियों की हत्या तक की जा चुकी है। ओके, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के पास चंबल नदी पर स्थित इस अभ्यारण्य को पहली बार 1978 में मध्य प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ये एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, लेकिन आपके जहन में ये चीजें होनी चाहिए, मेंस में काम आएगा। ओके, लद्दाख में सिंधु नदी हरित गलियारा परियोजना शुरू की है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पुतुक फारका सिंधु नदी के तट पर लेह लद्दाख में शुरू की गई परियोजना का उद्देश्य क्या है? सिंधु नदी के किनारे स्थित बंजर भूमि का पारिस्थितिक पुनर्स्थापन करना, लद्दाख में हरित क्षेत्र ग्रीन कवर को बढ़ावा देना, अगले 2 वर्षों में हरित क्षेत्र को 1% से बढ़ाकर कितना करना है? 5% तक पहुंचाना। ओके, बेसिकली ये सिंधु नदी है, इसके अगल बगल बंजर क्षेत्र है, इसको हरित करना है। ओके, हरित गलियारा परियोजना का मतलब यही है, उद्देश्य यही है, पारिस्थितिक पुनर्स्थापना करना, लद्दाख में हरित क्षेत्र ग्रीन कवर को बढ़ावा देना और 2 वर्षों में 1% से 5% तक पहुंचाना। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यह भारत में कोल्ड डेजर्ट रिवर बैंक रिस्टोरेशन का अनोखा प्रयास है। कथन कारक के लिख लिया करिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। भारत में 2023 में एमएमआर 24,700 दर्ज की गई है। ठीक है, मात्र मृत्यु दर। ओके, द लैंसेंट पत्रिका मैगजीन है एक, लैंसेंट, मार्च 2026 में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में लगभग 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई है, जिससे यह उन देशों में शामिल हो गया है जहां मात्र मृत्यु का बोझ बर्डन अधिक है। ओके, अब जिसमें भारत का मात्र मृत्यु अनुपात एमएमआर प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया है। क्या? एमएमआर, मात्र मृत्यु अनुपात। ओके, वैश्विक स्तर पर मात्र मृत्यु एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसमें नाइजीरिया, इथोपिया और पाकिस्तान जैसे देश प्रमुख योगदान करते हैं। और यह किस एसडीजी के अंतर्गत आएगा? एसडीजी 3 के अंतर्गत स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है।
और मातृ मृत्यु दर SDG 3.1 के अंतर्गत आएगा। SDG बहुत पूछ लिया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। SDG पर मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, कितने SDG हैं और कितने गोल हैं ये मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ओके, अब ये पूछ सकता है क्योंकि लैंसेट पत्रिका में छापा गया है, तो SDG 3.1 किससे संबंधित है? मातृ मृत्यु दर से। ओके, SDG का लक्ष्य 2030 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर को 70 से नीचे लाना है। ये याद रखिएगा, कथन कारक में पूछेगा आपसे। ओके, भारत में पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट का दोलन परीक्षण पूरा हुआ है। इस सफलता के साथ भारत अब जर्मनी, जापान, चीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यह ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? यह ट्रेन हरियाणा के जींद सोनीपत के बीच संचालित होगी। इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने पूरी तरह देश में डिजाइन और निर्मित किया है, जो मेक इन इंडिया पहल को मजबूती देता है। इसके लिए जींद में हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र भी स्थापित किया गया है, इस जिससे ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ओके, ये याद रखना है आपको, जींद से सोनीपत चलेगी, सोनीपत चलेगी और यह फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन रहेगी, हाइड्रोजन ट्रेन रहेगी भारत की, ये याद रखना है। ओके, यह 10 कोच वाली ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म पर दुनिया की विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी, ये भी याद रखना है। ओके, फ्यूल सेल तकनीक पर बेस्ड यह ट्रेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बिजली बनाती है, जिससे प्रदूषण और नॉइज दोनों कम होते हैं, याद रखना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख बने हैं और किनको पीछे छोड़ा है? पवन कुमार चांगलिंग को। ओके, पवन कुमार चांगलिंग को पीछे छोड़ा है। ये बाकी आप पढ़ेंगे आप, 14वें PM है ये, ठीक है, 14th नंबर के PM। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इनका नाम याद रखिएगा, मिलान के लिए देता है जर्मनी के चांसलर, और फिनलैंड के राष्ट्रपति, फिनलैंड के राष्ट्रपति। ओके, ऐसे ऐसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का सुमेल करने के लिए आता है। ओके, फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा, गांधीनगर में महात्मा मंदिर, ये याद रखिएगा, महात्मा मंदिर कहाँ है, ठीक है, चर्चा में रहा है तो पूछ लेगा आपसे। कौन से राज्य में है? गुजरात, गुजरात में कहाँ है? गांधीनगर में। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है। मौजूदा वैश्विक उथल पुथल से निपटने के लिए आपसी रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने के लिए इस वार्ता में किया गया है। ओके, और कुछ नहीं ज्यादा। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए जर्मनी से होकर वीजा मुक्त पारगमन की घोषणा जर्मनी की ओर से की गई है। ओके, इस अवसर पर अहमदाबाद में जर्मनी के मानक वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये कथन कारक में पूछ लिया जाएगा। ओके, के लिखते चलिएगा क्योंकि सेकेंड रिवीजन में आपको केवल यही पढ़ना पड़ेगा। ओके, UAE के राष्ट्रपति भाई आए हैं भारत यात्रा में। कौन है राष्ट्रपति? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ओके, वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य दोनों पक्षों ने निर्धारित किया है, कथन कारक। साथ ही इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया है कि 2024 में दोनों देशों में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि ने दोनों देशों के कई क्षेत्रों में निवेश प्रवाह को और मजबूत किया है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए UAE का संयुक्त अरब अमीरात का फर्स्ट अबू धाबी बैंक गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा स्थापित करेगा। ओके, कथन कारक कौन सा सत्य है कौन सा नहीं। ओके, ये याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात फर्स्ट अबू धाबी बैंक की एक शाखा गुजरात में गिफ्ट सिटी में स्थापित करेगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, यही है अभी। गुजरात के धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास के लिए UAE, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डबल स्टार कर लीजिएगा इसमें। गुजरात के धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास के लिए UAE की संभावित भागीदारी का दोनों पक्षों ने स्वागत किया है। इस प्रस्तावित साझेदारी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पायलट प्रशिक्षण स्कूल, एक ग्रीन फील्ड पोर्ट,
एक स्मार्ट अर्बन टाउनशिप व रेलवे कनेक्टिविटी सहित रणनीतिक बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होगा। ये याद करिएगा अलग अलग। ओके। एलएनजी एलएनजी खरीद का एक दीर्घकालिक समझौता संपन्न किया गया है, जिसके तहत यूएई 2028 से सालाना 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को 10 वर्ष तक करेगा। कथन कारक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखिएगा। ओके। भारत यूएई मित्रता के स्थायी प्रतीक के रूप में अबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया स्थापित करने का निर्णय भी दोनों पक्षों ने लिया है। ओके। हाउस ऑफ इंडिया कहाँ स्थापित होगा? अबू धाबी में। ओके। अबू धाबी का एक बैंक की शाखा कहाँ स्थापित हो रही है? गिफ्ट सिटी गुजरात में। गिफ्ट सिटी गुजरात में। ओके। अबू धाबी बैंक की एक शाखा देखते हैं। और CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का विशाखापत्तनम में उद्घाटन किया गया है। ठीक है। CSIR 26 सितंबर 1942 को आता है। अस्तित्व इसका 26 सितंबर 1942 को स्थापना होती है इसकी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। संस्थापक कौन रहते हैं? राम स्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर। ओके। शांति स्वरूप भटनागर अध्यक्ष CSIR के PM रहते हैं और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, याद रखना है। देखते हैं विशाखापत्तनम वाइजैक आंध्र प्रदेश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र की तट आधारित प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? विशाखापत्तनम में। ओके, याद रखिएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में लिविंग रूट ब्रिज सहित 3 बौद्ध स्थल शामिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 3 स्टार मान लीजिए आप लोग, पूछा जाएगा आपसे। भारत सरकार के प्रस्ताव पर यूनेस्को ने मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज सहित उड़ीसा के जाजपुर और कटक जिलों में रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितागिरी बौद्ध स्थलों को डायमंड ट्रायंगल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने पर विचार करने की अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। अभी नामित नहीं किया गया, संभावित सूची में शामिल किया है। ओके। रत्नागिरी को कीमती रत्नों की पहाड़ी, उदयगिरी को उगते सूरज की पहाड़ी और ललितागिरी को लाल पहाड़ी कहा जाता है। ये तीनों स्थल स्तूपों, अवशेषों, मठों और भगवान बुद्ध तथा अन्य बौद्ध देवताओं की मूर्तियों के अवशेषों से भरे हैं। ये उड़ीसा का डायमंड ट्रायंगल भी कहा जाता है। कौन कौन शामिल है? रत्नागिरी उदयगिरी और ललितागिरी। ओके। उदयगिरी की पहाड़ियां जैन धर्म से संबंधित हैं। ओके, याद रखिएगा। ओके। इसका एक प्रसिद्ध राजा था खौरवेल महामेघवाहन, इसकी उपाधि थी। क्या थी उपाधि? महामेघवाहन। ओके। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। ओके। देखते हैं लिविंग रूट ब्रिज LRBs मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज के लिए, जिसका नाम जिंगकियंग जरी ल्यू चराई कल्चरल लैंडस्केप है, सदियों से खासी और जयंतिया समुदायों द्वारा रबड़ फिग ट्री की लचीली जड़ों से विकसित किए जा रहे हैं। आपको दिखा देते हैं, ये है देखिए लिविंग ट्री ब्रिज। ओके। ये जीवित जड़ों का एक ब्रिज है। ठीक है। इसमें किसी मानवीय हस्तक्षेप के कारण ये ब्रिज नहीं तैयार हुआ, ये नेचुरल है। ओके। ये खासी और जयंतिया शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है। ओके। मेघालय राज्य से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा एक बार। ओके। देखते हैं भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। और कौन स्थापित कर रहा है? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और असागो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये याद रखिएगा, असागो याद रखिएगा, NTPC याद रखिएगा। ने आंध्र प्रदेश के वाइजैक के पास पुडीमडका में आने वाले ग्रीन हाइड्रोजन हब में भारत की पहली बड़े पैमाने की
ग्रीन यूरिया उत्पादन सुविधा को विकसित करने और चालू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 2 फरवरी 2026 को साइन किए हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुडी मुडका याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, एनटीपीसी और असागो ने डेवलप किया है। पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट लगने जा रहा है। कहाँ? पुडीमटका में। और पुडीमटका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। असागो इंडस्ट्रीज भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक होगी जो रिन्यूएबल अमोनिया और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर ग्रीन यूरिया का उत्पादन शुरू करेगी। इस पहल का लक्ष्य 35 से 40 मिलियन टन की वार्षिक खपत में से भारत के 8 से 10 मिलियन टन यूरिया आयात को कम करना है, जिससे विदेशी मुद्रा खपत और मूल्य अस्थिरता के जोखिम कम होंगे। ओके, यहीं तक रखते हैं दोस्तों आज। और जो मैंने सवाल पूछे थे 7, उनके आंसर आपको मैं बता दे रहा हूं। उनके आंसर ये रहे। ठीक है, आप मिलान करिएगा आप लोग कि आप लोगों ने क्या मारा है और सही क्या है, कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। 1/3 की माइनस मार्किंग से जोड़ जाड़ के आप कमेंट करके बताएंगे मेरे कितने सही हो रहे हैं। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन कल वाले लेक्चर में जो आज मैंने पढ़ाया है बना के लाऊंगा। भले ही 5 क्वेश्चन बना के लाऊं। ओके, जिससे आपका फायदा होगा। मेमोरी में ये क्वेश्चन बच जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, सत्यमेव जयते।